साईराम सर। साईराम अदिति। साईराम सर। साईराम प्रियांशु, साईराम। साईराम सर। साईराम सर। Okay, so let us start. So this we were solving, ठीक है? So it is clear to all of you. Calculation of bad debts, provision for bad debts. इसमें क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इसमें बैड डेट्स के बाद है इसमें डेटर्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000, ठीक है? पेटेंट्स नहीं आएगा। फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, इसमें ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट हो सकता है, देखते नीचे है क्या? नहीं है। ओके, इंश्योरेंस का अमाउंट है 15,000, इंश्योरेंस 15,000। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है? उसका मिसलेनियस इनकम तो बाद में आएगी, उसके पहले देखो उसमें दिया है, इधर लिखते थे बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम है 12,000, मिसलेनियस इनकम 12,000। और आपका इधर देखो एडजस्टमेंट में क्या बच गया, डेप्रिसिएशन बचा है, तो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाना दो चीजों पे, मशीनरी 10%, मशीनरी का 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन,
प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 की 10% 24,000 आ गया। और फर्नीचर पर लगाना है डेप्रिसिएशन 5%। फर्नीचर की वैल्यू है 15,000, उसका 5% 750। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 24,750। ठीक है, 24,750 डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसमें लास्ट एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन जुलाई 1, 18 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव। आप देखो इन्वेस्टमेंट दिए आपको, मिल गए 6% इन्वेस्टमेंट लिखे 5 लाख के। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट है 6%, इसका मतलब 6% इंटरेस्ट मिलेगा इनके ऊपर हमको। और ये कह रहा है इनको परचेज किया जुलाई को और कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ आएंगे। सही राम, जुलाई से मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ हो जाएंगे। 9 मंथ का इंटरेस्ट हमको निकालना है इस पे। ठीक है, 1 2 6 2 या 12, उसके बाद हो जाएगा 2,500, कितना हो गया 5 लाख इंटू 6/100। 5 लाख का 6% 30,000 आता तो 22,500 आएगा। accrued interest on investment by accrued interest on investment 22,500। सही राम, समझ में आएगा आपको ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला। सही राम, आवाज आ रही है कि मेरी नहीं आ रही आप लोग को? यस सर। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब सारे आइटम हो गए इसके कंप्लीट। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं कितना हुआ। क्रेडिट टोटल है 0,054 12,54,500। 12,54,500 क्रेडिट टोटल है। डेबिट टोटल आएगा 0,5 5 5 और 1 10 0 8 8 5 13 6 19 9 1 6 और 4 10 10 17 23 3 2 3 2 5 2 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 31 3 3 2 5 0 0 6। नेट प्रॉफिट देखना कितना आ रहा है। सही राम, मैं 12:40 वही है प्रणव। अच्छा अच्छा, हाँ जी साई राम। देखो नेट प्रॉफिट चेक करो कितना है, या तो इसमें दिया है, दिया है सामने ही। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ रहा 738,350। हमारी क्या गड़बड़ हो गई, टोटल चेक करना पड़ेगा। 738,350, 738,350 2250 का डिफरेंस आ रहा है। देखो आप चेक करो, टोटल चेक करो एक बार इसका कितना आ रहा है। सही राम,
हाँ, टोटल चेक करो एक बार आप लोग। क्या हो गया? किसी ने नहीं कर पाया टोटल अभी तक? टोटल चेक कर लो अपना एक बार। सर नेट प्रॉफिट 740 है। इतना आना चाहिए 7388350। कितना आ रहा है? सर नहीं आ रहा 7। इतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? सर 740 600 आ रहा है। ये तो मेरा भी आ रहा है इतना। टोटल कितना है आपका इसका, डेबिट साइड का? डेबिट टोटल। सर डेबिट टोटल है एक मिनट। हम्म। सर ये 513900 है। हाँ, ये तो मेरा ही आ रहा है, सेम ऐसे ही मेरा आ रहा है ना? तो इसके हिसाब से डिफरेंस आ रहा है हमारा 2250, हमारा ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट। तो क्या कम हो गया, इधर को देखना पड़ेगा, दोबारा से चेक करना पड़ेगा पूरे अमाउंट। देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा इतना ही लिखा, बट 12,20,000 इतना ही है शायद। हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं शुरू से। रेंट है 50,000, हमने रेंट 50,000 लिखा है। रेंट में कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, नहीं है। उसके बाद है सैलरीज 2,40,000, उसमें एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000, हमने ऐड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है बैड डेट्स 10,000, प्लस न्यू बैड डेट्स है 50,000 दिया उसने नीचे, प्लस न्यू प्रोविजन है 5%। 5% निकालेंगे, डेटर्स की अमाउंट है 4 लाख। 4 लाख में से 50,000 माइनस होगा, 350। 350 का 5%, 17,500, ठीक है। उसके बाद फिर है डिस्काउंट प्रोविजन 2%, ठीक है। 2% ऑफ डेटर्स, इसमें 2% ऑफ डेटर्स बोल रहा है। अगर 350 का निकालेंगे तो आएगा 350 का तो साथ नहीं है, तो उतना ही आएगा, 6,650 ही आएगा। 6,650, 2%, ठीक है। इसको ऐड करके देखते हैं, 70,500, 6,650, तो ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000 है। पेटेंट्स 48,000 नहीं आएगा इसमें तो। उसके बाद है इंश्योरेंस 15,000। इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? वेजेस सैलरीज राइट ऑफ नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिए? उसके बाद है मिसलेनियस इनकम इधर आ गई 12,000। डेप्रिसिएशन का दिया है इसने 10% ऑफ मशीनरी है। मशीनरी की वैल्यू है कितनी? मशीनरी है 2,40,000 की, तो 24,000 आ गया मशीनरी का। और फर्नीचर का 5% है। फर्नीचर का अमाउंट 15,000 है, 750 आ गया उसका 5%। 4,000, 24,750 हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन जुलाई 1, 18,
तो मार्च से 3 महीने कम हो गए, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, तो 30,000 आता, तो 22,500 सही आया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। अमाउंट तो सही आ रहे हैं हमारे सारे, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है अमाउंट में। ठीक है, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, इसको छोड़ दो भी, ऐसे करते बैलेंस शीट देखते हैं आती है कि नहीं आती। बैलेंस शीट बनाओ। सर हो सकता है कुछ छूट गया हो। नहीं कुछ छूटा नहीं है, हम लोगों ने चेक तो सारा कर लिया, कुछ नहीं छूटा है। बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, फिर देखते हैं। सही है, इसमें तो कोई चीज छूटी नहीं है, हमारी सारी चीज लिखी हमने, बस एक ही चांस है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन और करके देखो, कोई कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो। और तो कुछ दिक्कत नहीं है, सारे आइटम लिख दिए इसमें हमने। अब बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग इसकी, फिर देखेंगे इसको क्या करते हैं इसका। अरे बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट as at 31st March 2019। ठीक है, ओके। लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल सबसे पहले 12 लाख प्लस नेट प्रॉफिट। अभी तो इसके वाला लिख के देखते हैं, इसमें जो दिया है बुक में वो हम अपना चेक करेंगे बाद में कितना आया। 738,350 738,350 19,38,350 माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है क्या ड्राइंग्स? हाँ दिया है 2,10,000, तो 17,28,350 ये आ रहा है इससे। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन 750, 14,250। उसके बाद है डेटर्स। डेप्टर्स आपको पूरा सही लिखना है, सन्डी डेटर्स 4 लाख ही पूरा लिखिए।
4 लाख माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट से 50,000 तो बच गया 3,50,000 माइनस न्यू प्रोविजन 17,500 तो बचेगा 3,32,500। ठीक है, माइनस डिस्काउंट प्रोविजन 6,650 तो बचेगा 325,850। ये वाला अमाउंट बचेगा, सेम इसको ही कॉपी करना है। ठीक है, तो डेटर्स का पूरा ऐसा कैसे लिखना है आपको? डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन माइनस डिस्काउंट प्रोविजन। पेटेंट्स 48,000, पेटेंट्स 48,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 24,000 तो बच जाएगा 2,16,000। 6% इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट है 5 लाख प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 22,500 तो हो जाएगा 5,22,500 इन्वेस्टमेंट का। फिर क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,90,000 कैश इधर आएगा 1,22,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 750,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर आएंगे, वेजेज आउटस्टैंडिंग वेजेज है 50,000, सैलरी 20,000, टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 70,000। उसके बाद है ये तो हो ही गया, बैड डेट्स वाला इन्वेस्टमेंट का हो गया हमारे पास। बस अब कुछ नहीं है, टोटल करिए, ऐड करके देखो बराबर आ रहा है क्या? 0,5,3,8 7,2,9,16 8 और 1 9 19,68,350। एक चीज छूट गई इसमें, कुछ क्या छूट गया? इसका रहा 19,96,000 3 8 9 2 11 7 18 नहीं गड़बड़ हो गई 8 9 7 8 ठीक है 9 2 11 7 18 8 9 ठीक है। क्या छूट गया इसमें? बिल्स पेबल छूट गया, बिल्स पेबल का अमाउंट है 8,000। बिल्स पेबल है 8,000। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया हम लोगों ने 1,90,000। पहले इसका टोटल करते हैं हम लोग, 0,5,3 8 और 8 16। ठीक है,
3 और 9 12 और 7 19, 19,96,350। हाँ ठीक है। इसका 0, 5 और 5 10, 2 और 8 10 और 5 15, 5 5 18 24 26 28, 5 5 18 से 24 26, 28 5 33, 3 5 5 10, नहीं 0 5 5 5 10 0 3 और 8 11 11 0 5 16 16। इसका तो लगा रहा है कुछ, देखो टोटल करके इसका असेट साइड का टोटल करो। सही राम। चलो इसको क्लास में करेंगे, क्वेश्चन को पूरा भी इतना छोड़ दो, कहाँ नहीं आ रहा वो क्लास में कर लेंगे। इसका बस क्या, इसका कुछ अमाउंट उल्टे सीधे हो रहे हैं, इसको ठीक करके करेंगे। ठीक है, ओके, तो दैट वी विल सॉल्व इन द क्लास। ओके, कितने बच्चे हैं क्लास में फिलहाल इस तरह? ओके, 7 students are there, very good. Only 7 are there. ठीक है, बाकी 18 नहीं है। हाँ, आपको कुछ पूछना है बताओ। साईराम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो जब तक हम बीएस का थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसका तो हो जाएगा। So yesterday we discussed about wholesale trade and retail trade. So wholesale trade we discussed, that is buying of goods in bulk from manufacturers and selling them to the retailers. So wholesalers basically purchases goods in bulk quantity and supplies them to the retailers in small quantity. Okay. So because of a bulk quantity, they are called wholesalers. Not they deal in big quantities, huge quantities. That's why they are called wholesalers. So they provide services to the manufacturers and retailers that we discussed yesterday. Now retailer is a trade where goods are purchased from wholesalers or sometimes from manufacturers, and these goods are sold to the ultimate consumers or final consumers. Okay, so retailers provide services to two categories. Number one category is wholesalers and manufacturers, and second category is the customers. For wholesalers and manufacturers, their services are that they help in distribution of goods, they provide recent market information, they help in implementing the sales promotion tools used by the company. Okay, they advertise indirectly by display of goods. Okay, so that services they provide to the wholesalers and to the manufacturers. They provide services to the customers, which are availability of goods all the times. Whenever customers need, they can purchase goods from retailers in a small quantity or required quantity. So customers don't need to stock the goods at their homes. Second advantage is that wholesalers provide credit facility to the customers. So those customers who are regular customers known to the retailer, so retailers provide credit facility to the customers. Then they provide information, expert advice or information how to use the product to the customers. Okay. After sales services like home delivery facility, repairing and maintenance facility, they are also provided by
retailers to the consumers. Okay, so they are very important link in the channel of distribution. So after services, this chapter classifies the retailers. No, classification of retailers. So retailers are classified into categories. Number one, itinerant retailers, and number two, fixed shop retailers. Itinerants and fixed shop retailers. Itinerants means the retailers who do not have any fixed place of their business. They keep on moving from one place to the other place in search of the customers. So they are called itinerants. They are very traditional form of marketing in India. They are found everywhere in rural areas, in urban areas, even in the most advanced towns. They are found. Their forms are different. So it includes hawkers and peddlers, those who carry the goods on their head or shoulder or on a bicycle or handcart puller. They keep on moving from one place to other place. Then maybe street footpath vendors. Footpath vendors sit on the footpath of the roadsides, especially at the places where heavy traffic passes, like railway station, bus stand, other places. There may be uh, cheap jacks. Okay, so these itinerant retailers, main characteristic of itinerant retailers is that most of them deal in the daily use consumer products. है ना? Mostly they sell the goods which are used by the people in their day-to-day life. Second, their products are not of very good quality. So quality cannot be uh, assured by these small retailers. They sell low quality, low price products. Okay. And the most important thing about these retailers is that convenience. They provide convenience. Either they come to the home of the businessmen, shopkeepers, customers, or they are available on the places where we normally pass during our normal routine work. So that way they provide the convenience to the customers. There is a lot of space of bargaining in these itinerant retailers. They normally say very high price, tell very high price, and we need to be careful while purchasing the products from these itinerant retailers. Okay, because of quality, because of prices, sometimes price is very much different, so you can bargain a lot. Is it clear, Sairam? Yes, sir. So now sometimes we ask what is the future of itinerants in India. As I said, itinerant retailers are found in India since hundreds of years back. When this format of business buying and selling started, they were present at that time, and even after so much development or modernization of trade, they are still surviving. It means they will survive in future also. The reason for their survival in India especially is that in India we have widespread unemployment and lack of capital. So people are not able to get the jobs, any regular employment. They don't have the capital which is needed for starting any large size business. So to find, to search or to get their way of bread and butter, people start this hawkers and peddlers or small trades, which needs very less amount of capital and does not require any specific education. So this business can be started by anyone with very less amount of capital, or sometimes even without any capital, because they can purchase on credit and after selling the goods they can pay it back. So because in India we have widespread population, we have lack of alternative employment in agricultural sector.
So these people can start a small business with a very less amount of capital, and slowly and gradually, if they are able to earn profit out of that business, they can expand the size of their business, and they can convert themselves as a fixed shop retailers. So because of these conditions are very suitable for them in India. So these itinerant traders will continue to survive in future also, despite of development of these shopping malls or new large scale retailing. These hawkers and peddlers will continue to survive. Okay, so their charm is there, their capital is less, risk is less, as well as profit is also less. But they are surviving and they will survive in future also. Second category is the fixed shop retailers. In fixed shop retailers, we have again two categories: small scale and large scale. Small scale fixed shop retailers are traditional retailers. Large scale retailers are the modern forms of retailing. Okay. Normally, the small scale fixed shop retailers purchase goods from wholesalers. But in case of large scale retailers, they are departmental stores or multiple chain shops. They either manufacture by their own or they purchase goods from manufacturers, not from the wholesaler. Okay, so traditional fixed shop retailers, maybe general store, maybe a specialty shop or second-hand goods shop, they purchase goods from the wholesalers. Second-hand goods shop don't purchase goods from wholesaler. They purchase goods from the common people, those who sell old but usable items. So they purchase them from those. Otherwise, all the retailers purchase goods from wholesalers and they sell them to the ultimate consumers. But modern retailers, large size retailers like departmental stores or multiple shops, they don't purchase goods from wholesalers. They directly purchase goods from the manufacturers. So their cost of price of purchase is less. Okay, or they manufacture by their own. So in a small scale category we have एक तो था जनरल स्टोर, दूसरा था स्पेशलिटी शॉप, तीसरा था आपका सेकंड हैंड गुड शॉप, और क्या था चौथा? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स है इसमें, है ना? चार तो ये हो गए, एक और है कोई फिफ्थ वन. So general store is not specialized in any specific product. They provide each and every item which are needed by the common man in their day-to-day life. So that's why they are called general stores. They are located in the towns or colonies where large people live, and they open their shops from morning to evening, and they provide to give almost every product which are needed by customers. But they do not have large varieties. The variety नहीं है, but almost everything you will get from the general store. Okay, इसका opposite आ गया specialty shops. So if you want to have a product of your own choice, you have to visit a specialty shop. The specialty shop deal in one single line of products. Okay, and they have large variety of that product. So customers get better choice from a specialty store. So if we want to buy product of some specific type or a special product, then you have to visit the specialty stores. तीसरा होता है सेकंड हैंड गुड्स शॉप. आपको बता दिया मैंने अभी. These shops purchase old but usable items from common customers and they sell them to the others. So sometimes for some items these shops are very good. Those who wish to use costly items but cannot afford to purchase, they purchase those items from the second hand goods shop. Then street stalls on the sides of the streets. Many people set their stalls and they sell all those same items like itinerant retailers, but their quality is a little better and prices are more competitive as compared to the itinerant retailers. Okay, so they are traditional forms of retailing. In modern forms, we have to. Sir,
सर वो माइनर डिफेक्ट वाले गुड्स कौन वो बेचता है? सेकंड शॉप होती है, वो मैंने जो पूछा था वो सेकंड हैंड नहीं, वो सेकंड शॉप है, बताया था मैंने, उससे पढ़ाया था जब। दैट इज सेकंड शॉप, है ना। सेकंड शॉप होती है जहाँ क्वालिटी कंट्रोल में, बताया था मैंने, क्वालिटी कंट्रोलर जहाँ होता है वहाँ वो देखता है कि एवरी प्रोडक्ट मेड इज अकॉर्डिंग टू द प्री स्टैंडर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और नॉट। तो अगर थोड़ा भी उसमें डिफेक्ट होता है तो उसको अलग कर देता है, तो उसको वो बेचते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं सेकंड शॉप। इट्स नॉट सेकंड हैंड गुड्स, दे आर फ्रेश गुड्स, दे आर नॉट यूज्ड बाय एनीवन, but they are sold at a lower price as compared to fresh product or quality product which are up to the mark. So that is called second shop, है ना। वो second hand goods नहीं है, वो second shop है। So these are the retailers in a small scale, large scale में दो ही आपके सिलेबस में किसी ने पूछा था उस समय, तभी बताया था मैंने, मेल ऑर्डर हाउस इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। दो ही चीजें हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड टेन शॉप्स और मल्टीपल शॉप्स। Okay, Sairam, so that we will continue to discuss. So this chapter you have to learn. Tomorrow I will ask from this chapter, questions from this chapter. Okay, Sairam. So now let us have Shanti Bhatt, then you can leave. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Sairam sir, thank you sir. Sairam, Sairam. Sairam, sir. सर। Sairam.